हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, जो सीटेट का जूनियर पेपर में जो सीटेट में सीडीपी आती है, आज इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2016 का जो सितंबर का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बाल विकास अधिगम शास्त्र के क्वेश्चंस है उसको करते हैं, साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा 2016 का पेपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब दो बच्चे हैं, वो एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका एनालिसिस करते हैं वो डिफरेंट मीनिंग में करते हैं। तो क्या इसके बारे में सही होगा? तो ऑप्शन दे रखा है, संभव नहीं है जो विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, या फिर संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, या फिर संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संभव है क्योंकि व्यक्ति की अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो विधियाँ होती है वो अलग अलग तरीके से बच्चों को प्रभावित करती है, तो उनका जो एक ही पैसेज को वो अपने अलग अलग वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज, तो क्या है? डैश एंड डैश इट इज़ करेक्टर। तो क्या है वो? लर्निंग क्या है? सक्रिय या सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल? आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा जो हमारी 2005 के अनुसार जो अधिगम होगा वो सक्रिय हो, एक्टिव हो और सामाजिक हो। सामाजिक भी जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अपने बारे में सोचे, वो सामाजिक चीज़ों के लिए भी कुछ करे, समाज के लिए भी कुछ करे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है कि टू एनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू। क्या मतलब है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो ये कोई वे नहीं है कि हम उसको रिवॉर्ड दे तो बच्चा जो होगा वो उसके लिए सही होगा। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, या फिर छोटी छोटी इकाइयों खंडों से जानकारी प्राप्त करना, या एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्स्मरण में करने में सरल हो। अगर हम संगठित तरीके से जानकारी देंगे तो उसको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो अधिगम को उनको सिखाना है, टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर दियर ओन लर्निंग, मतलब वो स्वयं आकलन करे, जिसे कहते हैं लर्निंग जो स्टूडेंट जो अपना आकलन जो है स्वयं कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो एक्वायर कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए? तो ऑप्शन दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्नों को वाले स्वीकृत कालपत्रक, या प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल, या रोट या समझना, या ड्रिल और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, पूछना मतलब इंक्वायरी करना, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाने के लिए? तो आंसर कीजिए। तो उसका सीधे से आंसर है कि उसे पूछना चाहिए, मतलब इंक्वायरी करनी चाहिए, तर्क करना चाहिए, जरूर तर्क करना चाहिए, और वो निर्णय करने के लिए डिसीजन मेक करे, मतलब वो कैसे क्या कर सकता है, वो हर डिसीजन ले पाएगी, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो निर्णय ले सके। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है? शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कारोबार बढ़ता है, या शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, या शिक्षण की योजना और शिक्षक में रुकावट बनता है। तो जो क्या होता है इसका आंसर कीजिए।
तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। इस जो होता है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो तत्व वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं। जब उन्हें मतलब क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप पहले क्या करते, बच्चे पहला देख के उसको करेक्ट कर लेते, वो ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स को अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट लर्निंग, तो कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। शिक्षार्थी का उत्पीड़न मतलब मोटिवेशन जो हो बच्चों का, शिक्षार्थी की परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन, शिक्षण योग्यता या टीचिंग स्ट्रेटजी, या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ABCD या ABAC या ABC, तो आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो शिक्षार्थी का उत्प्रेरण मोटिवेशन होगा, वो जरूर जो होगा अधिगम को प्रभावित करेगा, उसकी मेच्योरिटी जरूर, और शिक्षण युक्तियाँ भी, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य बिल्कुल उसको प्रभावित कर देगा। तो फोर्थ ABCD तो चारों ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग क्या है बताना है। तो उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा साचर या वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण है, या दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का निर्माण है। तो लर्निंग बतानी कौन सी होगी, मीनिंगफुल। तो क्या होगा, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो बच्चा हो वो नॉलेज गेन कर सके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिख रखा है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है। तो नोट पे ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस नोट पे हमें ध्यान देना, नहीं तो आप एक नंबर आसानी से पा सकते हैं, तो इसको ध्यान से रखिएगा। तो ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या फिर विद्यार्थी को उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, या विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, या बच्चों की यह सिखाना कि वे अपने अधिगम के प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो हमें बताना है जो अधिगम के लिए कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है, तो हमें गलत बताना है। तो वही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थियों के उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये ऑप्शन गलत है, तो उसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन ए डिडैक्टिक मैनर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन दे रखा है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो हमें बताना कौन सा जो प्रिंसिपल है वो डेवलपमेंट के लिए इनकरेक्ट है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड होता है मैच्योरेशन और लर्निंग पे, या फिर वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अननोन क्रिया है, या प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो हमें बताना है कौन सा डेवलपमेंट जो स्टेटमेंट है उसमें इनकरेक्ट है, तो हमें गलत बताना है। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास जो होता है वो परिपक्वन और अधिगम दोनों पे आधारित तो बिल्कुल सही है। वंशानुगत और वातावरण की इननोन क्रिया है, बिल्कुल सही है। और जो बच्चा जो विकास होता है वो चरणों से गुजरता है, ये हमारे लेवाइगोस्की ने भी कहा है, पियाजे ने भी कहा है, जो चरणों से गुजरता है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो विकास परिणात्मक के साथ मात्रात्मक भी है, मतलब क्वांटिटी और दोनों है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड द कैन रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट पास एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि दे रखा है डैश तथा डैश की विशिष्ट अनोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, चुनौतियां या सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, या परिवर्तन, या स्टेबिलिटी मतलब चेंज, या खोज पोषण मतलब एक्सप्लोर करें, या न्यूट्रिशन। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो उसका सीरियस आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो
सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 11 क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, या समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, या समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है, विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है। तो उसका आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाए जो स्कूल है वो इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, पहला मुख्य कारक नहीं होगा। तो पहला तो परिवार होता है, लेकिन आज जो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें कौन सा जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दे रखा है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों से आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, या फिर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण स्थापित किए, गलत है। 4 चरण दिए, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर है, या बच्चे की सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है। बिल्कुल गलत, इनके चरणों का क्रम नहीं बदला जा सकता। तो कौन सा कथन सही है? तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने के पीछे निरंतर होता है। उसने बोला था कि जो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से के प्रत्यय से क्या है? तो ऑप्शन देखिए क्या लिख रखा है। ऑप्शन दे रखा है, वन्य जीवों वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, या कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल दी जाए, या परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो संरक्षण मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो अगर उसका शेप और साइज बदल दिया जाए उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। जैसे आप बॉटल लीजिए 1 लीटर की, अगर उसको पानी को उस बॉटल में डालें तो भी 1 लीटर होगा अगर पानी 1 लीटर है, या बाल्टी में डालिए तो उसका वही बताया कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ उसकी बदल दी जाए, चाहे उसे बाल्टी में रखा जाए या बॉटल में रखा जाए, वो जो पानी होगा वो 1 लीटर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको पता ही हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल दिया था। तो इनके अनुसार देखिए बुद्धि के प्रकार दे रखे, अवस्थाएं दे रखी, संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्व्यक्तिक, स्थानिक। तो कौन सा संगीतात्मक से हो जाएगा? तो संगीतात्मक वायलिन वादक हो जाएगा। तो उसमें देखिए पहले का चौथा ऑप्शन किस में दे रखा है? तो पहले दो से तो गलती हो जाएंगे, पहले का ही हो जाएगा। फिर भाषिक क्या होता है? कवि होता है, जो कवि होगा भाषिक जरूर होगा, तो दूसरा, ये दोनों हो गए। फिर सी अंतर्व्यक्तिक चिकित्सक होगा तो पहला हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा, और मूर्तिकार हो जाएगा। तो कौन सा? चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा इज थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी होता है ये, बस आपको टाइम टेकिंग करने के लिए होता है, तो वैसे खेल खेल में हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने से भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या भाषी विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या भाषी विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, बच्चे भाषा में अर्जन की एक युक्ति की कोई भाषा सीखते हैं। तो ये तो चॉम्स्की ने कहा था। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? वाइगोस्की के अनुसार कोई भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। भाषी विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता, बिल्कुल सही हो जाएगा। या अगर भाषा जो होगी वो उसके चिंतन के प्रभाव को बदलेगी तो उसका स्वभाव बदलेगा। तो उसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे दे रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या ऑप्शन दे रखा है? कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ये तो बेकार है। इसके सैद्धांतिक रूपरेखा पे पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दरा, जो उसकी जो थ्योरी थी वो पियाजे पे बेस्ड थी। ऐसा नहीं था कि उसने कॉपी पेस्ट कर दिया हो, जैसे जो पियाजे ने दिया या वो दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्होंने अपने हिसाब से सिद्धांत दिया। हाँ, उनकी जो थ्योरी थी वो पियाजे पे बेस्ड जरूर थी, लेकिन जो उनका था वो उन्होंने अपने आप लिखा था।
अपनी उससे बताया था। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रचित्रों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, या कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था अपने सिद्धांत पे, इसकी आलोचना की गई थी। उन्होंने पुरुषों को इम्पोर्टेंस दी, महिलाओं की जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उजागर करता है। तो ऑप्शन दे रखा है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, या शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है, या शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, या शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो हमें बताना कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, मतलब असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। तो शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो क्या शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, या बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या निर्धारित सूचना का अनुसरण करने पे बच्चों को सक्षम बनाना, या फिर कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बच्चे के अनुभव, उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, जो बच्चे चाहते हैं उनको सेंटर में रखना। 19 क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से सही है। तो जो आपको मैं बता दूं, जो वाइगोत्स्की होते वो बताते थे कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, और जो कि वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, जबकि पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो वही पढ़ते ऑप्शन दे रखा है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसने कहा कि पहले विचार आते हैं तब हम अपने उसी हिसाब से अपनी भाषा का यूज़ करते हैं, जबकि पियाजे ने कहा पहले हम भाषा जो होती है वो विचार पे, पहले भाषा जो होगी उसी से हम अपने विचार को वो बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के भाषा, तो इसमें उल्टा दे रखा है। दोनों मानते कि बच्चे की भाषा में विचार जन्म लेते, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय यात्रा पे जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन किसको प्रतिबिंबित करता है? लिंग समरूपता, या लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या लड़की के लिंग की गलत पहचान, या बच्चों की पोषण के परिवार की कठिनाइयाँ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, ये क्या हो जाएगा, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। लोगों की ऐसी वो ही बन चुकी है कि धारणा ही बन चुकी है कि लड़के हैं कि ये काम कर रहे हो तो लड़की हो, ये काम हो लड़की हो, तो ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।